हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा मान लो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होने वाला है, रिएक्शंस कैसे होगी, रिएक्शंस की क्या मैकेनिज्म होगी। इसमें डेफिनेटली बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं, आज से ऐसा मान लो कि रिएक्शन पढ़ने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है ना। अपन अलग अलग टाइप की अब रिएक्शन पढ़ते जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूँ अभी के लिए। कोई भी रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, उसे बार बार बच्चे यही पूछ रहते हैं कि भाई सर इसे याद कैसे रखें, है ना, क्या करें क्या नहीं करें। स्टार्टिंग में अपने पास 5-10 रिएक्शंस होती है। आफ्टर सम टाइम रिएक्शनें बढ़ती जाएगी, रिएक्शंस बढ़ती जाएगी। तो फिर उसके बाद में ऐसे ऐसा लगेगा सर ये सब कुछ गपशप हो गया, पता ही नहीं चल रहा सर कौन किस पे अटैक कर रहा है और कौन किसको मार रहा है, कौन किसको जिंदा कर रहा है। तो उस केस में मैं आपको एक ही राय देना चाहूँगा कि आप है ना ऑर्गेनिक पे अगर ग्रिप बनाना चाहते हो, है ना, तो डेफिनेटली आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होता फिजिकल की तरह या फिर फिजिक्स की तरह या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट जिसमें आप एक बार पढ़ लिया तो फिर बाद में आप काफ़ी लंबे टाइम तक कब ना भी पढ़ो और एग्ज़ाम के टाइम अगर आप 1 घंटे भी पढ़ लो तो आपके कंसेप्ट वापस तैयार हो जाते हैं ना। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता बच्चों, इसको तो क्या टाइम देना ही पड़ता है। सिर्फ ये ऑर्गेनिक आपसे क्या मांग रही है, वक्त मांगेगी आपसे कि थोड़ा टाइम दो। डेली टू डेली वाला काम ही ऑर्गेनिक को आपको अच्छा कर पाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने मान लो 1 महीने तक ऑर्गेनिक को देखा भी नहीं और लेट सपोज आज मान लो टेस्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का और आप नोट्स उठाए और पढ़ने स्टार्ट कर दिया और आपको ऐसा लगेगा सर नोट्स में तो मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आप यकीन मानो आपके पेपर में वही नंबर आएंगे जो बहुत ही दुखदाई टाइप होंगे, है ना। तो इसको बेटर करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, रिवीजन करता रहना पड़ेगा। कोई भी रिएक्शन में दो तीन चीज़ें होती है, जैसे रिएक्शन कैसे हो रही है दैट इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म, और कैसे उसके शॉर्टकट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ये सेकंड थिंग है। और ओवरऑल अगर वो नेम रिएक्शन है तो डेफिनेटली उसको ऐसे बिल्कुल पता ही होना चाहिए किस रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होने वाला है, दैट्स इट। तो आपको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या आपको इस बात का 100% नॉलेज होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे चलती है, या फिर इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि सर इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, दैट्स इट। तो मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यही पता होनी चाहिए कि किस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैसे हो रही है। रिएक्शन मैकेनिज्म से आईआईटी जेईई एडवांस में डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 तो पक्का आते हैं। और जेईई मेंस में भी रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन नीट और जैसे एग्जाम्स होते हैं उनमें बच्चों इतने रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिटेल स्टडी नहीं करते अपन। ठीक है, अपन को पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे चल रही है। अगर ऐसा पता होता है तो अपन को याद करने में डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। लेकिन आपको ये तो पता होना है चीज़, मैंने मान लो लेट सपोज मैंने कोई नेम लिया कोई भी रिएक्शन का, जैसे कि हुंस्टिगर रिएक्शन। तो जैसे ही मैंने नेम लिया हुंस्टिगर रिएक्शन तो आपके मैकेनिज्म दिमाग में नहीं आना चाहिए, आपके ये दिमाग में आना चाहिए हुंस्टिगर रिएक्शन मतलब ये रिएजेंट था, ऐसा होता था और इसका ये प्रोडक्ट बनता था। इन शॉर्ट लास्ट में जब अपन और ऑलमोस्ट जब पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तो अराउंड नेम रिएक्शन अपने पास 70 to 80 नेम रिएक्शंस है ना। आलतू फालतू तो बहुत सारी हो जाएंगी जिनके नाम है, तो उनको अपन एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। आप ही करोगे, वो तो करेंगे मतलब आप करोगे। और उसकी दो दो तीन तीन ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है जो कोई भी रिएक्शन के लिए अलग होती है, वो उसे बाकी रिएक्शनों से डिफ्रेंशिएट करती है। उसकी वो अलग दो बातें होती है, कभी ये इसमें सर कार्बोकेटाइन बनता है और ये इसकी खास बात है, इसमें सर ये होता है और ये एक दुनिया से अलग ही काम कर रही है, इस रिएक्शन में सर ऐसा होता है और इसका कमाल का प्रदर्शन है। तो 2-3 लाइनें जो होगी ना उन्हीं के ऊपर एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है हमेशा, है ना। तो उसे अपन आप उसे शॉर्ट नोट बोल सकते हो कि सर मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा लास्ट में, है ना। लेकिन अभी के लिए अपने पास काफी टाइम है, बढ़िया लॉकडाउन चल रहा है, कोई टेंशन है नहीं, तो बढ़िया तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म को अपन आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर। रिएक्शन से स्टार्ट करने से पहले आज और कल या फिर हो सकता है एक आधा लेक्चर और अपन छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करेंगे, कोई बड़ी भारी भारी बातें नहीं करेंगे, है ना। ओके, सबसे पहले अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड की ब्रेकिंग का। जैसे रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन। 10th क्लास में आप पढ़ते हो ना कि ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, दैट इज नोन एज रिएक्शन, है ना। ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है, थोड़ा बहुत बॉन्ड ब्रेकिंग तो होनी ही पड़ेगी, उसके रीजंस भी थोड़े बहुत पता करेंगे अपन।
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिखा, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप से आप करवा सकते हो? दो टाइप से बच्चों आप बॉन्ड ब्रेकिंग करा सकते हो। एक तो बॉन्ड ब्रेकिंग आप करा सकते हो होमोलिसिस तरीके से। लिसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक करना। एक आप करा सकते हो हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस इसे फिजन भी बोलते हैं, कभी हेट्रोलिसिस, होमोलिसिस, फिजन। फिजन का मतलब वही होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस में, थोड़ा सा इनके बारे में एक दो पॉइंट अपन और डिस्कस करते हैं। जैसे जो अपने पास होमोलिसिस होता है उसकी क्या क्या खास बात रहेगी, और जो हेट्रोलिसिस होगा उसकी क्या खास बात रहेगी। जहां पे भी केमिस्ट्री में लिसिस करके आता ना, उसका मतलब होता है ब्रेकिंग। जैसे हाइड्रोलिसिस, इट मींस डेफिनेटली ब्रेकिंग, बट किससे, पानी से। हाइड्रोलिसिस, अमोनोलिसिस, अमोनिया के थ्रू लिसिस करना, है ना, इस टाइप से। लेट सपोज कोई मान लो अपने पास बॉन्ड है, ए और बी टाइप का मान लो कोई बॉन्ड है। आपने क्या किया, मोस्टली होमोलिसिस जो होता है बॉन्ड की ब्रेकिंग, उसके अंदर बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। या तो आपको एरो पे क्या लिखा रहेगा, सनलाइट, या सनलाइट नहीं लिखा रहे तो फोटोन की एनर्जी लिखी रहेगी। फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, और ये नहीं लिखा रहे तो आपको ऐसे लिखा रहेगा गर्म करना, हीटिंग। इनमें से मोस्टली कुछ ना कुछ चीजें लिखी रहती है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उस केस में अपन इसका होमोलिसिस कराते हैं। होमोलिसिस का मतलब होता है, चाहो तो ये ए टाइप का भी हो सकता है, अगर ये ए टाइप का नहीं हुआ तो मे भी डिफरेंट हो सकता है, ए और बी हो सकते हैं, कुछ भी हो चलेगा। लेकिन होमोलिसिस होता क्या है उस चीज को देखो। सिग्मा बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास वापिस चला जाता है ना, इसे बोलते हैं। और न्यूट्रल स्पीसीज क्रिएट होती है, यहाँ पे ए पे डॉट आ जाएगा और यहाँ पे बी पे डॉट आ जाएगा। ये जो डॉट मैंने बनाए हैं इनका नाम होता है फ्री रेडिकल्स। कभी भी ऐसे डॉट करके आता है ना, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। मे भी ऑक्सीजन पे डॉट आ जाए, किसी पे आ जाए, लेकिन जितने भी अपने पास फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके पास टोटल आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल मिला के कितने होते हैं, जैसे ए डॉट हो चाहे बी डॉट हो कोई भी हो, फ्री रेडिकल्स आर 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अपने जीओसी में देखा था, अपने कार्बन के ऊपर डॉट देखा था, वैसे औरों के ऊपर भी डॉट आ सकता है। इसकी और क्या खास बात है ये बताओ, किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर हीटिंग एंड जो सॉल्वेंट है। भाई कोई भी अगर आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कराते टाइम डेफिनेटली पानी या फिर कोई दूसरा टाइप का सॉल्वेंट आपको लेना पड़ता है, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर रिएक्शन चल रही होती है। तो वो सॉल्वेंट किस टाइप का, भाई वो सॉल्वेंट बच्चों पोलर टाइप का नहीं होता है, वो बेसिकली नॉन पोलर टाइप का होता है, या फिर गैसियस फेज में रिएक्शन चल रही होती है। जो ये होमोलिसिस वाले काम होते हैं ना, ये वेपर फेज बोलो या गैसियस फेज में ये रिएक्शन चलती है मोस्टली, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीटिंग एंड नॉन पोलर। अगर आपको सॉल्वेंट लेना ही है ना, तो मोस्टली अपन नॉन पोलर टाइप के सॉल्वेंट अपन लेना प्रीफर करते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन occurs in gaseous phase। ये बच्चों गैसियस फेज में रिएक्शन चलती है, वेपर बोलो या गैसियस फेज में। और हीटिंग के बारे में मान लो बात करें, या फिर ऐसे बोले एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या फिर आपको कम देनी पड़ेगी इस टाइप के काम करने के लिए, तो बोलेंगे ये तो न्यूट्रली तो है भाई। जैसे ए डॉट है या फिर जैसे बी डॉट है, तो कोई चार्ज तो नहीं आया, कोई प्लस माइनस तो नहीं आया। अगर मुझे प्लस माइनस बनाने होते तो डेफिनेटली मुझे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि चार्ज सेपरेशन कराना
बहुत दिक्कत वाली बात है, उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बट आप न्यूट्रल स्पीसीज क्रिएट कर रहे हो तो ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब एनर्जी की रिगार्डिंग आपसे पूछा जाए कि होमोलिसिस जैसे काम में आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी या ज़्यादा, तो अपन क्या बोलेंगे, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर और नॉट? यस, ओके। हेट्रोलिसिस के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, हेट्रोलिसिस का मीनिंग क्या होगा। हेट्रोलिसिस तो इसे बोलते हैं, जैसे कि मान लो ए है, यहां पे मान लो कोई बी है, इस एरो के ऊपर कोई ऐसा सॉल्वेंट लिखा हुआ है जो पानी हो, जैसे अल्कोहल हो, इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं ना, इन सभी को कैटेगराइज किया गया है, उनको अपन ऐसा बोलते हैं कि ये पोलर सॉल्वेंट्स है, नॉन एन पोलर सॉल्वेंट। तो जैसे ही आपने पोलर सॉल्वेंट लिया तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप ही शिफ्ट होने लग जाएंगे, अपने आप ही शिफ्ट होने लग जाएंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और लेट सपोज ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी काफी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन उस पोलर सॉल्वेंट को देख के अपने आप ही शिफ्टिंग स्टार्ट होती है, किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे माइनस आएगा वो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो लेट सपोज बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो इधर शिफ्ट हो गए, तो ए पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, और बी पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? बी पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। इसे क्या बोलेंगे अपन, कैटाइन, इसे क्या बोलेंगे अपन, एनाइन, है ना? ओके। अब जब ये बनते हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई कार्बन हुआ, तो जैसे कि मान लो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका तो नाम क्या होगा, कार्बोकैटाइन। कोई मान लो रिएक्शन है और उसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उस कार्बो उसका नाम क्या लिखोगे, ये कार्बोकैटाइन है ये। अगर मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है तो आपने पता किया कि प्लस माइनस बनते टाइम माइनस वाले पे कार्बन आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे, ये कौन है, तो इसका नाम बच्चों कार्ब एनाइन हो जाएगा, कार्ब एनाइन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? इसकी क्या खास बात है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। आपको मोस्टली पोलर सॉल्वेंट तो चाहिए, in the presence of polar solvent। चलो दूसरी चीज, आपसे अगर मैंने ऐसा पूछा कि एनर्जी के बारे में क्या बोलना चाहोगे, एनर्जी का आपको क्या लगता है कि इसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली बच्चों काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज भाई आप प्लस माइनस क्रिएट कर रहे हो, चार्ज सेपरेट कर रहे हो, ये प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज है, ये वापस पास आना चाहेंगे, तो जैसे ही पास आना चाहेंगे और आप इन्हें पास आने नहीं दोगे, इसलिए दूर रखना पड़ेगा। दैट्स वाई रीजन एनर्जी इज मोर रिक्वायर्ड, इसका मतलब मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, है ना? जैसे एसिड बेस रिएक्शंस होती है ना, वो इसी का एग्जांपल्स होती है। कोई मान लो अभी अपन नहीं करा रहे, जैसे कभी एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे ना, तो उसमें हाइड्रोलिसिस वाले ही काम होंगे, क्यों, मान लो एसिड अटैक करे, H प्लस का निकलना, कुछ भी ऐसा काम, बॉन्ड का टूटना, वो भी प्लस माइनस के फॉर्मेट में, दैट नॉन इज हाइड्रोलिसिस। और होमोलिसिस वाले काम ये होते हैं जिसमें सनलाइट या हीटिंग या HNO जैसे काम करवाने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? आगे देखो, उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन चल रही है, मान लो लेट सपोज को रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन में कितने पार्ट होंगे, किस किस का नॉलेज आपको होना चाहिए। मान लो कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या क्या होते हैं बच्चों, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। क्लियर है? एक क्या होगा, रिएजेंट। मोस्टली तो इस एरो पे लिखा रहेगा रिएजेंट, लेकिन कई बार मान लो एरो पे नहीं लिख के इधर प्लस करके लिख देते हैं, तो वो एक ही बात है। लेकिन ये सारा मामला ऐसे हवा में नहीं चलता, ऐसे हवा में रिएक्शन नहीं चलती है, गैसियस फेज में सिर्फ फ्री रेडिकल की रिएक्शन चल सकती है, बाकी तो सॉल्वेंट लेना पड़ेगा ना। इसलिए यहाँ पे कई बार ऑब्लिक लगा के आपको लिखा मिलेगा सॉल्वेंट, इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि सॉल्वेंट इटसेल्फ रिएजेंट की तरह काम करते हैं,
लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें सॉल्वेंट का रोल नहीं होता, सॉल्वेंट सिर्फ आपको मीडियम प्रोवाइड करके देता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये क्या करेगा रिएक्शन में, ये क्या लिखा है सर, ये क्या लिखा है, वो जस्ट क्या है, सॉल्वेंट है। तो उसका ख्याल रखना अपन को। जब ये रिएक्शन आगे चलेगी तो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएगी, और ये प्रोडक्ट बनाने से पहले एक बात से होके गुजरेगी विच इज नॉन एज इंटरमीडिएट। वो क्या बनाएगी, पहले इंटरमीडिएट, देन फाइनली वो क्या बना डालेगी, प्रोडक्ट बना डालेगी। क्लियर है ये बात? ओके। ये सबस्ट्रेट किसे बोलते हैं? सबस्ट्रेट वो स्पीसीज होता है जिसके ऊपर अटैक होना होता है। रिएजेंट कौन होता है, जो अटैक करने आता है, ठीक है ना। जो रिएजेंट कौन होता है बच्चों, जो इसके ऊपर अटैक करने आएगा। और सबस्ट्रेट कौन होगा, सबस्ट्रेट कौन होगा, बीइंग अटैक्ड, जिसके ऊपर अटैक होने वाला है। और रिएजेंट कौन है, विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, जो अटैक करने वाला है। सबसे पहले अपन इस सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं कि सॉल्वेंट कितने टाइप के आपके पास अवेलेबल है। तो अगर सॉल्वेंट का डिस्कशन करें तो सॉल्वेंट बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं पोलर सॉल्वेंट, और एक होते हैं अपने पास नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब समझ रही हो, म्यू, जिसका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। म्यू जिसका जीरो मतलब डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं हुआ उसमें, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है ना। तो प्लस माइनस नहीं है तो वो पड़े रहते हैं। और एक बच्चों हमेशा कोई भी सोल्यूबिलिटी का रूल है, वो रूल ये होता है कि लाइक डिजोल्व लाइक। तो लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब ये होता है कि जो जैसा है ना वो उसी को डिजोल्व करने की ट्राई करता है। अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो तो उसमें नॉन पोलर टाइप के डिजोल्व होना चाहिए। अगर मान लो आप पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो तो उसमें पोलर टाइप के डिजोल्व होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे NaCl की बात करें तो Na प्लस और Cl माइनस होता है उसमें ना, एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। अपने आप को वो पोलर समझता है, तो वो क्या करेगा कि मैं पोलर सॉल्वेंट में जाके डिजोल्व हो जाऊंगा, वो पानी में इसीलिए डिजोल्व हो जाता है। लेकिन उसे बोलेगा नॉन पोलर में चले जाओ तो बोलेगा नॉन पोलर में मैं डिजोल्व नहीं होगा। दैट्स व्हाई रीजन NaCl इज नॉट डिसॉल्वेबल इन बेंजीन बट इट इज वेरी 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 फाइन डिसॉल्वेबल इन H2O। क्यों? लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसा ही बिहेव करता है, वो वैसी ही सोल्युबिलिटी शो करता है, ठीक है ना। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका म्यू जीरो होता है। जैसे कि एन हेक्सेन, कोई भी एल्केन है तो उसका जीरो होगा। मान लो एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, बेंजीन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, ये बस लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं सारे। साइक्लोहेक्सेन, इस टाइप की जो अपने पास अवेलेबल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एन हेक्सेन, एन पेंटेन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, ऑल आर कंसिडर एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनमें अगर आप रिएक्शन कराओगे तो इन सॉल्वेंट का रोल ज्यादा नहीं होगा। अब पोलर है तो पोलर भी दो टाइप के होते हैं अपने पास। कभी पोलर कौन कौन से दो टाइप के, एक अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विच इज नोन एज PPS। इसे शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे, PPS। इसका एक नाम हो रहा है, उसका नाम है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन शॉर्ट इसे क्या बोलेंगे, PS। दोनों में डिफरेंस क्या, बोथ आर पोलर। पोलर मींस इनका म्यू जीरो नहीं होना चाहिए, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पोलर प्रोटिक का मतलब पोलर तो हो लेकिन प्रोटिक होना चाहिए। प्रोटिक, प्रोटिक मींस प्रोटोन रिलेटेड, प्रोटोन रिलेटेड मींस H प्लस। It means those type of solvent which furnished H plus ion, that type of solvent is known as polar protic solvent। और ऐसे जो अपने आप को पोलर तो बोलते हैं लेकिन वो H प्लस देने के लिए तैयार नहीं है, that type of solvent is known as polar aprotic solvent, है ना। कुछ टाइप की रिएक्शन ऐसे होगी जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करेगी, कुछ टाइप की ऐसी रिएक्शन होगी जो पोलर प्रोटिक को सॉल्वेंट करेगी। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर आप इसमें बात लिखना चाहो तो क्या लिखना चाहोगे, विच furnished
H प्लस आयन, और इसमें क्या लिखना चाहोगे, इसके पास H प्लस होता ही नहीं है, विच डू नॉट फर्निश्ड H प्लस आयन। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी खुद इटसेल्फ H2 बच्चों बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट है और H प्लस भी देने के लिए तैयार है। एल्कोहल्स, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोल्स, इस टाइप से। इसके पोलर एप्रोटिक के एग्जांपल हो सकते हैं, लेट सपोज CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इसका बच्चों म्यू तो जीरो नहीं है, देखो ऑक्सीजन और कार्बन है तो उसका म्यू जीरो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन नहीं है। बेसिकली सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट में H प्लस फर्निश्ड होता कब है, कौन कौन सा हाइड्रोजन दे सकता है, तो H जैसे मान लो फ्लोरीन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन दे देगा, है ना, ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन दे देगा, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दे देगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दे देगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये जो एसीटोन है, इसका नेम क्या है बच्चों, एसीटोन, और एसीटोन जो होता है वो H प्लस देने के लिए तैयार नहीं है, बट इट इज ए प्रोटी, इट इज ए पोलर, दैट्स वाई रीजन इन शॉर्ट इसे क्या बोलेंगे, PAS ये है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे S डबल बॉन्ड OCH3, इसको बच्चों इन शॉर्ट बोलते हैं DMSO, इसका नाम है, इसलिए एरो पे ना कई बार आपको लिखा मिलेगा DMSO। तो व्हाट डू मीन बाय DMSO? DMSO मींस जैसे इसमें कितने मिथाइल है, CH3 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, और S डबल बॉन्ड O को बोलते हैं सल्फोक्साइड, तो सल्फोक्साइड, इसलिए इसे बोलते हैं DMSO। ओके, और एग्जांपल देखते हैं पोलर एप्रोटिक के, जो बहुत ही पॉपुलर है उनकी बात कर रहा हूं मैं। एक बच्चों अपने पास ये भी एग्जांपल है, NCH3CH3, इसमें बताओ कोई भी H प्लस फर्निश्ड करने वाला दिख रहा है क्या? कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन फर्निश्ड नहीं करेंगे H प्लस आयन, है ना, तो इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, डाई मिथाइल हो गया ये, है ना, और ये एक ही कार्बन है और ये एमाइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनामाइड। बताओ इन शॉर्ट इसका नाम क्या लिखूं, DM, या फिर मान लो अगर मैं मिथेनामाइड लिखा जब तो IUPAC के अकॉर्डिंग सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अगर इसका कॉमन नेम लिखूं तो कॉमन नेम लिखोगे तो एक कार्बन के लिए कॉमन नेमिंग में क्या आता है, फॉर्म आता है, तो ये मिथेनामाइड नहीं बोल के मैं फॉर्मामाइड भी बोलूं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिथेनामाइड करेक्ट है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड चलेगा। तो मैं इन शॉर्ट इसे क्या बोलूंगा, DMF। इन शॉर्ट बच्चों ये DMF के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि कोई ज्यादा चेंज नहीं करना है, C डबल बॉन्ड O लिखो, यहाँ पे N लिखो, ये CH3 और ये CH3 और एक यहाँ पे CH3O लगा दिया, तो वैसे क्या चेंज हो जाएगा, डाई मिथाइल, दो कार्बन के लिए कॉमन नेमिंग में, वैसे तो IUPAC में एथ होता है लेकिन कॉमन नेमिंग में एसेट होता है, तो डाई मिथाइल एसेटामाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, DMA। क्लियर है? और जितने भी अपने पास ईथर है, मे बी साइक्लिक और मे बी एसाइक्लिक, कोई भी हो, ईथर में कभी भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होती बट वो पोलर होता है ना, तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मैं एक लिखता हूं, बहुत ही पॉपुलर अपने पास है, जैसे कि मान लो ये वाला, यहां पे अगर डबल बॉन्ड ओ लगा देता तो उसका नाम क्या होता, उसका नाम होता फ्यूरेन या फ्यूरान, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपने कितने हाइड्रोजन अटैच किए होंगे, दो इधर, तो डेफिनेटली 4 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, तो टेट्रा हाइड्रो, और था कौन, ये फ्यूरान। तो इसीलिए
इसका नाम होता है इन शॉर्ट THF। इट्स ए पोलर, this one is a polar but it will not give any kind of H plus, that's why reason it is considered as a PAS। तो सॉल्वेंट इज अंडरस्टूड। कैसे सॉल्वेंट के बारे में अपन पता करते हैं, है ना। ओके, सब चीज इतनी नोट कर लो।